दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जल्द ही आने वाली है। और इसके पहले गिरावट का क्या फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विस रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है जो अलग हो चुका है डीमर्जर के बाद। अभी भी लोगों को लगता है कि रिलायंस में हमने पैसे नहीं कमाए, पिछले 2-3 सालों में कोई खास रिटर्न नहीं मिला है और उनको यही लगता है कि बार बार कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे पूरा अलग है और इसको अच्छे से समझना चाहिए आपको कि ये जो बिजनेस है, ये एनबीएफसी का जो इसका बिजनेस है, ये इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस बहुत ऊपर है। आने वाले इसमें इसकी प्राइस को कोई रोक ही नहीं पाएगा और इसके पीछे इसका बिजनेस है। तो यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय में किस तरह से प्राइस बढ़ सकती है और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 72,410 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार 371 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.52% तेजी से दौड़ा बाजार। अब इसके पीछे वजह यह है कि रिटेल इन्वेस्टर फिर से शानदार खरीदारी शुरू कर चुके हैं और डीआई का ऑलरेडी साथ मिला है। इस समय एफआई थोड़े से साइलेंट मोड में जरूर है, लेकिन जिस तरह से बाजार में तेजी बनी पिछले दिनों, अब फिर से एक कॉन्फिडेंस लौटा है रिटेल इन्वेस्टर में और उनके दम पे बाजार ने अब दौड़ना शुरू किया है। क्योंकि इससे पहले जो रैली बनी वो एफआई के दम पे थी, परंतु एफआई पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे इस समय थोड़ी सी बिकवाली करे, तो जो बाजार अब दौड़ रहा है वो हमारे बड़े फंड हाउस और रिटेल इन्वेस्टर के दम पे ही ये बाजार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की तो यहाँ पर भी तेजी थी। 10,470 के स्तर पे 0.37% की तेजी थी, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस आज थोड़ा सा दबाव की चपेट में आ गया। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 235 पर, कल की क्लोजिंग 234 के आसपास थी। इंट्राडे में 236 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 232 का है। तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला, कुछ तेजी भी बनी और गिरावट का माहौल भी बना। अंत में 233 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमें 0.15% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। इसके परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में। 20 दिसंबर की बात है जिस दिन बाजार जबरदस्त क्रैश कर गया था, भारी भरकम गिरावट हुई थी ऊपर के लेवल से 2000 पॉइंट की, उस दिन ये यहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई क्योंकि स्टॉक इस समय बड़ी गिरावट के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। तो 232 के आसपास आया 2.6% की गिरावट के साथ, और वही रिकवरी फिर से 21 दिसंबर को होगी जब बाजार थोड़ा सा रिकवर किया, ये फिर से 238 के आसपास आ गया 2.5% की तेजी के साथ। 22 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 236 के आसपास रही, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। बात करें 26 दिसंबर की तो क्लोजिंग 234 के आसपास थी, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई, और 27 दिसंबर को स्टॉक आ गया 234 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और ट्रिगर इसको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है और बोले तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है वॉल्यूम में। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 88 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख ही सकते हो कि एक ठहराव सा आ गया है। अब यहाँ पे 2024 के लिए टारगेट कैसा रह सकता है, यानी देख सकते हो कि इस कंपनी ने संभावना तो बहुत सारी दिखाई हुई है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, डीमर्जर हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री से ये। तो यहाँ पे देखिए इशू प्राइस रखी गई थी इसकी 261 की, इस प्राइस से अभी भी स्टॉक नीचे यानी डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो ऑल टाइम हाई बनी थी 278 के आसपास, और लो आपको देखें तो 204 के आसपास देखने को मिला था एनएससी के अंदर। अब आप ये समझ सकते हो कि अभी भी उस लेवल पे पहुंचने में इसको समय लग जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर देखिए जो ईटी नाउ स्वदेश के जो पैनलिस्ट है कुणाल, उनका कहना है कि इस समय लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में ये स्टॉक आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है, यानी इस समय भले ही स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। तो उनके हिसाब से इसको आपको होल्ड करके रखना चाहिए। कुणाल का कहना है कि एक तरह से आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल पे खरीदारी करें, यानी आने वाले समय 265 का टारगेट आपको दिखा सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसका मार्केट कैप 1,48,254 करोड़ के आसपास है, यानी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जो काफ़ी बड़ा है। और इस मार्केट कैप के दम पे ये अब लार्ज कैप में शामिल होगा, यानी एएमएफआई की जो लिस्ट जारी होगी जनवरी के पहले सप्ताह में, यानी अब आप समझ 4 से 5 दिन बचे, वो लिस्ट जारी हो जाएगी जिसमें यह लार्ज कैप में शामिल होगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप उतना है कि इसको लार्ज कैप में शामिल करना ही होगा।
तो जैसे ये लार्ज कैप में शामिल होगा, इसको एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा। काफ़ी बड़े निवेशक है जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड का निवेश यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो जो रुका था, जब आपने डीमर्जर के बाद बहुत सारे बड़े जो इंडेक्स बेस्ड फंड हाउस थे, वो उसमें से निकल गए थे और इस वजह से इसकी प्राइस में दबाव देखने को मिला। वो फिर से आएंगे इस समय, और जब आएंगे तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये आपको अगला सप्ताह जो देखें तो जनवरी का जो सप्ताह पहला, वो आपकी खास होगा जियो के लिए, और आने वाले समय जियो में एक तेजी की संभावना बन जाएगी। तो करीब 9 जो स्टॉक है वो इस समय लार्ज कैप में शामिल होने को तैयार है, जिसमें IRFC भी शामिल है। और देख सकते हो कि इस स्टॉक के दम पे तो दूसरे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी होगा, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, REC है, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है, जो लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। इनका मार्केट कैप बड़ा है। इसलिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जनवरी में इस इंडेक्स के जो भी नाम होंगे उसका ऐलान तो हो जाएगा, और फरवरी से इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे, जो जुलाई तक के लिए ये वैलिडिटी रहेगी इस इंडेक्स के अंदर। उसके बाद में फिर से रिवैल्यूएशन की जाएगी, और उसके बाद में अगर उसके लेवल के हिसाब से रहेंगे, उसमें मार्केट कैप होगा तो वो आगे उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब ये लार्ज कैप में जाने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप का जो कट ऑफ है वो 497 बिलियन रुपीज़ का है लार्ज कैप के लिए, और अगर मिड कैप की बात करें ये 174 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। तो बिल्कुल ये लार्ज कैप में शामिल होने को तैयार है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसका जो बिजनेस अगर आप देखें तो 4 बड़े सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। लोन का बिजनेस जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हर तरह के लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। इंश्योरेंस का बिजनेस है, हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं कंपनी देगी। इसके लिए 40 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बिजनेस टाइप हो चुके हैं, और कंपनी पेमेंट बैंक के ऊपर काम कर रही है। पेमेंट बैंक में आपको हर तरह की बैंकिंग सेवाएं का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी अपना खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है, और इसके अलावा एक आप देख दो उम्दा क्वालिटी का यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, हर तरह की अपनी बेनिफिट ले पाएंगे। जो बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा वो सारा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा, जो जल्दी यहाँ पे आने वाला है। तो ये पेमेंट सॉल्यूशन से लेकर 4 जो बड़े बिजनेस है, ये इसके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और यही वजह है कि ब्लैक रॉक जैसे विश्व के सबसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इनके साथ में हाथ मिलाए। दोनों ने मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, और ब्लैक रॉक का अगर साथ मिला तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जो लोगों को लगता है कि ये रिलायंस ने लोगों को फायदा दिया, इसमें भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस आप देख सकते हो। बजाज फाइनेंस जिसकी 7,257 की प्राइस है, और इसका मार्केट कैप करीब देख सकते हो कि 4,48 करोड़ के आसपास है। बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 1,680 के आसपास, उसका मार्केट कैप 2,68 करोड़ के आसपास है। और अब आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंस सर्विस जिसकी प्राइस 233 है, लेकिन मार्केट कैप 1,48 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि ये तीसरी बड़ी NBFC इंडिया की, और प्राइस इसकी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। सारी के सारी NBFC उससे कम प्राइस की। चोलामंडल फाइनेंस की बात करें तो ये तो 1,40,000 ही इनका मार्केट कैप है, लेकिन प्राइस इसकी 1,200 के आसपास है। तो ये भी आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में आपके लिए अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। कंपनी सबसे बड़ी बात है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज भी नहीं है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है, दाव आपको लगाना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 232 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 230 तक स्टॉक जा सकता है। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 228 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 236 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 239 तक स्टॉक जा सकता है, और एक बार वहाँ पहुँच गया तो फिर 240 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में है, लेकिन जल्द ही जनवरी से इसको जैसे ही ट्रिगर मिलेगा, ये लार्ज कैप में शामिल होगा, ये दौड़ेगा। तो इससे पहले आप निवेश कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।